यस एंड यस, वेलकम टू लॉ फ्रेंड्स। पहले हमने दोस्तों आर्टिकल 10 तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्लियर किया था। तो आज 10A को हम सीखेंगे। 10A जो है राइट टू फेयर ट्रायल, मुनसिफाना समाअत का हक। फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ हिज सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर इन एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम ए पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू ए फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि जो समाअत है वो मुकम्मल तौर पे मुनसिफाना होनी चाहिए। हर शहरी को ये हक हासिल है कि उसका जो ट्रायल है वो जायज़ तरीके से और ड्यू प्रोसेस से हो। तो ट्रायल फेयर कैसे होगा? मुकम्मल तौर पे तब फेयर होगा जब अक्यूज्ड को मुकम्मल मौका दिया जाए, उसको मुकम्मल तौर पे सुना जाए, रीजनेबल एंड जस्ट लीगल प्रोसीजर के तहत उसको जो है फॉलो करते हुए ट्रायल को चलाया जाए, तभी जो है वो फेयर ट्रायल होगा। तो दोस्तों ये आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल, इसके हवाले से एक प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी या जिसको हम कहें कि नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है, जो लैटिन फ्रेज में है कि आर्डी अल्टेरम पार्टम, जिसका मतलब है कि नो पर्सन शुड बी जज्ड विदाउट ए फेयर हेयरिंग। स्टेटमेंट में अगर हम कहें अक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक वो गिल्टी साबित ना हो तब तक वो इनोसेंट है। तो इसे अगर सेम फ्रेज की अगर सिंपल मीनिंग हम निकालें तो लिसन टू द अदर साइड, एक साइड आपने सुनी, दूसरी साइड को भी सुनना है। दूसरी साइड को सुनने के बगैर आप किसी को जो है वो जज नहीं कर सकते, आप फैसला नहीं कर सकते। दोस्तों इंट्रोडक्शन हमने सीखा, अब हम सीखेंगे 3 स्टेज, जिन स्टेज पे जो है वो ट्रायल को फेयर बनाया जा सकता है। उसके बाद हम हुकूक सीखेंगे जो आपको 10A के तहत दिए गए हैं फेयर ट्रायल के लिए। देन हम जो रोल सीखेंगे किसका रोल है फेयर ट्रायल में। तो सबसे पहले स्टेज को सीखते हैं। सबसे पहला स्टेज जो इनिशिएटिव है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, कोई भी है, नेब है, FIA है या पुलिस है, CTD है, जो भी है जिसके पास जो है ट्रायल स्टार्ट करने का अख्तियार है, मीन्स FIR काटने का, पर्चा काटने का अख्तियार है, मसलन पुलिस है, तो उसके पास जब कंप्लेंट जाती है तो उस वक्त उसको देखना चाहिए, फेयर ट्रायल का ये इनिशिएटिव स्टेज है कि वहाँ उसको देखना चाहिए कि ये कंप्लेंट जो आई है ये सही है, दुरुस्त है, मुकम्मल तौर पे सच्ची है या ये झूठी है। अगर कंप्लेंट जो है वो सच्ची है, दुरुस्त है, वो केस जो है वो 100% राइट है, तो फिर उसको दर्ज किया जाए, वरना उसको दर्ज ही नहीं किया जाए। दोस्तों ये अहम स्टेज है क्योंकि यहाँ हमारे पास जो पुलिस ज़्यादातर जो हम कह सकते हैं मोर देन 50% जो केस हैं वो झूठे दर्ज किए जाते हैं। इसके मुख्तलिफ असबाब हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो पुलिस है वो मुकम्मल तौर पे गैर जानबदार नहीं है। अगर पुलिस को किसी बंदे से 1 लीटर शराब मिलता है तो वो केस में 10 लीटर दर्ज कर देती है। अगर चर्स 5 ग्राम मिलता है तो 2 किलोग्राम दर्ज कर देती है। तो ये इश्यूज़ हैं। तो ये इनिशियल स्टेज पे पुलिस को गैर जानबदार रहना चाहिए। तो दोस्तों कंप्लेंट के बाद जो दूसरा स्टेज है वो है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो सच को सच कहे और झूठ को झूठ कहे, उसको जो है मुकम्मल तौर पे फेयर बनाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन को। तो इन्वेस्टिगेशन अगर पुअर होगी, उसमें अगर झोल होगी, तो झोल की वजह से कंप्लीट फेयरनेस नहीं होगी। दोस्तों जो तीसरा स्टेज है वो है खुद ट्रायल। तो अगर इन्वेस्टिगेशन और जो फर्स्ट कंप्लेंट वो मुकम्मल तौर पे फेयर होगी तो ट्रायल फेयर होगी। अगर फर्स्ट स्टेज कंप्लेंट और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो दोनों अगर फेयर नहीं है तो जो ट्रायल कोर्ट में होगी वो भी कंप्लीट तौर पे फेयर नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो इनिशियल स्टेजेस हैं वो ही झूठ पर मबनी है। फर्स्ट स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक जो है वो कंप्लीट तौर पे फेयरनेस होनी चाहिए। तो ये तीनों स्टेज फेयर होने चाहिए। जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो मुकम्मल तौर पे देखे कि जो केस है वो कंप्लीट तौर पे सच्चा है, फिर दायर करे उसको। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी फेयर होनी चाहिए। देन जो है वो ट्रायल, वो सीधी सी बात है, अगर इन्वेस्टिगेशन और फर्स्ट जो इनिशिएटिव स्टेज है कंप्लेंट और जब केस दायर होता है वो दोनों अगर सही हैं तो फिर ट्रायल भी सही होगा। तो हमारे पास ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो अपीलें होती हैं वो ज़्यादातर होती हैं, ये इसलिए होती हैं क्योंकि फेयर ट्रायल नहीं होता। अगर फेयर ट्रायल होता तो अपीलें जो है वो दायर नहीं होती। अब हम सीखेंगे वो हुकूक जो आर्टिकल 10A के तहत हमें दिए गए हैं। तो राइट टू फेयर ट्रायल के तहत हमें जो कंप्लीट हुकूक हैं वो 7 मिले हुए हैं। नंबर 1 पे है एक गैर जानबदार जज का हक। नंबर दूसरा है कि जब तक इल्ज़ाम साबित न हो बेकसूर समझने का हक। तीसरा है दलाइल को समझे जाने और अपनी मौजूदगी में ट्रायल का हक। चौथा है एतराफ़ जुर्म न करने का हक। पांचवा है कानूनी नुमाइंदगी का हक। छठा है हर इकदाम का कानून के मुताबिक होना ज़रूरी है, लिहाजा गैर कानूनी तरीके से
इकट्ठे किए गए सबूत कानून की नज़र में नाकाबिल कबूल हो सकते हैं। और जो लास्ट वन 7वां है पब्लिक ट्रायल का हक, और इसमें शर्त ये है कि अमन के जो खदशात हैं वो लाहक न हो। तो ये गिरफ्तारी से लेकर ट्रायल की लास्ट स्टेज तक जो आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल के तहत हमें हुकूक दिए गए हैं, इसको अवेल करना हर शहरी का हक है। दोस्तों अब हम सीखते हैं कि किसका रोल होता है ट्रायल में। ट्रायल चाहे फेयर हो या अनफेयर हो, उसमें रोल जो वो किस पर्सन का होता है। तो ये 4 पर्सन्स हैं जिसका रोल होता है। सबसे पहले जो रोल होता है वो ज़्यादातर रोल वो पुलिस का होता है। तो ये आमतौर पे कहा जाता है ना, पुलिस सच को झूठ और झूठ को सच बना देती है। ये इसलिए कहा जाता है कि इसका जो ट्रायल में ज़्यादा से ज़्यादा रोल है पुलिस का। उसके बाद जो रोल है वो है रोल प्रोसिक्यूटर का। प्रोसिक्यूटर देन जो रोल है वो है डिफेंस लायर का। लायर को पता है भाई इस बंदे ने कत्ल किया है, फिर भी वो अगर उसका डिफेंस कर रहा है तो ये अक्लियत के दायरे में नहीं आता, क्योंकि एथिक्स जो लीगल एथिक्स है वो भी होनी चाहिए कुछ। तो ये रोल है लायर का, देन जो है वो प्रोसिक्यूटर का है, और रोल जो है वो जज का भी है। तो ये 4 पर्सन्स है, रोल ऑफ जज, रोल ऑफ प्रोसिक्यूटर, रोल ऑफ डिफेंस लायर और रोल ऑफ द पुलिस। तो ये 4 बंदे काम करने वाले अगर ऑनेस्ट हैं, जज, प्रोसिक्यूटर, लॉयर एंड पुलिस, ये अगर ईमानदार हैं तो फिर हर ट्रायल वो फेयर हो सकता है। कोई भी ट्रायल अनफेयर नहीं हो सकता अगर ये ईमानदार हैं। अगर ये ईमानदार नहीं होंगे, झूठ को इतना घसीटेंगे जो वो सच हो जाएगा, तो फिर जो है वो ट्रायल फेयर होना नामुमकिन है।